गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे राउल्ट का नियम क्या है, समीकरण सूत्र तथा वाष्प दाब की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब वेपर प्रेशर कि किसी भी विलेन का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर है क्या। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक की तरफ बात करेंगे कि यदि आपके पास कोई बंद पात्र है और उसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है और यदि इस पात्र को आप गर्म करते हैं, इस पात्र को यदि आप गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी और धीरे धीरे ये वेपर्स फिर से कंडेंस होकर वापस विलयन में लौटने लगेंगी। तो यहाँ आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे ही आपने विलयन को गर्म किया तो कुछ भाप ऊपर की तरफ निकलती है, वाष्प ऊपर की तरफ निकलती है और जैसे जैसे समय बीतता है यही वाष्प कंडेंस होकर नीचे की तरफ आने लगती है और जब ये वाष्प नीचे की तरफ आती है तो यह द्रव की सतह पर, यहाँ ये जो द्रव की सतह है, ये जो वाष्प है, यहाँ इस द्रव की सतह पर एक दाब उत्पन्न करती है जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन ये वाष्प दाब की जो प्रक्रिया है ये एक निश्चित ताप पर होती है और वाष्प दाब की यह जो प्रक्रिया है केवल तभी मान्य होती है जब वाष्पन तथा संघनन में एक साम्य होता है। साम्य से तात्पर्य क्या है, जैसे ही हम यहाँ से टेम्परेचर देते हैं तो भाप बननी शुरू हो जाती हैं और कुछ समय बाद ये जो भाप है ये संघनित होकर नीचे आनी शुरू हो जाती हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है तो वह ये क्रिया आपकी साम्यावस्था कहलाती है। और साम्यावस्था पर जो वाष्प हैं जो द्रव की सतह पर दाब डालती हैं वही वाष्प दाब कहलाता है। अब हम चलिए किताबी परिभाषा को देख लेते हैं कि निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की साम्य अवस्था में, यानी जितना वाष्पन हो रहा है और जितना संघनन हो रहा है में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को, यानी वो जो वाष्प है जो द्रव की सतह पर दाब डालेगी वाष्प दाब कहते हैं। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन और वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। चलिए हम बात करते हैं राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम, राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, सपोज कीजिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब है P, विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, वो किस चीज़ के समानुपाती है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। यदि आपके पास राउल्ट का नियम ये कह रहा है कोई वाष्पशील द्रव है तो विलयन के प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है वो विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। कैसे, अब देख लेते हैं आगे जरा। अब सपोज कीजिए हमने माना एक पात्र में दो वाष्पशील द्रव हैं, विलयन में इसके मोल अंश क्रमशः x1 और x2 है। मोल अंश को, मोल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, x1 तथा x2 कहते हैं, तथा वाष्प अवस्था में इसके आंशिक दाब क्रमशः P1 और P2 हैं। तो अभी हमने देखा था कि राउल्ट का नियम क्या है, P1 इजकल टू P1 नॉट x1, यानी कोई अवयव है 1, उस अवयव का आंशिक दाब है x1, यानी ये जो P1 है ये समानुपाती है x1 के, और जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो वो नियतांक क्या है, P1 नॉट 0। P1 नॉट 0 जो है प्रथम घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये नियत है, हमेशा स्थिर होता है, कभी चेंज नहीं होता। तो जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो राउल्ट के नियम में ये जो नियतांक है ये P1 नॉट यानी प्रथम घटक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। तो निश्चित ताप पर P1 नॉट का मान नियत रहता है। अब हम दूसरा जो विलयन है उसके बारे में देख लेते हैं कि इसी प्रकार यदि हमारे पास दूसरा विलयन, दूसरा अवयव है विलयन में वो P2 है, तो P2 इजिकल टू क्या होगा, P2 नॉट x2, जहाँ P2 नॉट दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। और तो कुल दाब क्या हुआ, P1 प्लस P2, यानी आप विलयन के कुल दाब की बात करेंगे तो कुल दाब किसके इक्वल होगा, P1 और
P2 के, P1 और P2 के यदि हम मान रख दें, P1 का क्या था P1 नॉट x1 और P2 का क्या था P2 नॉट x2, ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाती है। अब चूंकि x1 प्लस x2 यानी किसी भी द्विअंगी विलयन में कुल मोलों की संख्या होती है 1, कुल मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं 1, तो आपके पास ये द्विअंगी विलयन है जिसके दो घटक हैं 1 और 2, तो उसमें पहले घटक के मूल प्रवाह x1 है, दूसरे घटक के मूल प्रवाह x2 हैं, तो टोटल मोल प्रवाह कितने हो गए 1। ये निश्चित होता है, जब हमने मूल फ्रैक्शन को बताया था इसी चैप्टर में तो वहाँ इसको एक्सप्लेन किया था। तो x1 इजिकल टू क्या होगा यहाँ से, x1 इजिकल टू 1 माइनस x2, तो x1 का मान अब हमने कहाँ रख दिया, जो समीकरण 1 आई थी अभी पहले वहाँ पर हमने x1 का मान रख दिया है। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, ये समीकरण 1 थी हमारे पास p इजिकल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, तो ये जो x1 है यहाँ, इस x1 की जगह हमने 1 माइनस x2 रख दिया है, बस इतना अंतर यहाँ आया है। तो ये वो जो x1 थी उसकी जगह 1 माइनस x2 को हमने रख दिया है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में यदि आप देखेंगे यहाँ P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 हो जाएगा, जब इस ब्रैकेट को आप हटाओगे यहाँ से तो ये आएगा ओपन अप हो गए, तो P2 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 आगे है ये हमारे पास। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब ये जो हमारे पास समीकरण यहाँ आई है, ये वाली समीकरण नंबर 2 हो गई सपोज कीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को यदि आप देखें तो ये जो P है, जो किसी घटक का वासदाव है, वो यहाँ x2 पर निर्भर कर रहा है, और यदि हम यहाँ x1 का मान ना रखकर x2 का मान रख लेते तो x1 पर निर्भर करता, यानी किसी के भी मोल अंश पर निर्भर कर सकता है किसी भी अवयव का आंशिक दाब, किसी भी विलयन का कुल दाब। तो यहाँ ये समीकरण जो हैं ये 1 और 2 हैं, ठीक है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं, नंबर 1, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को, जो टोटल P आया है अभी हमारा, उसके किसी अवयव के मोलन से संबंधित किया जा सकता है, यानी 1 वाले के मोलन से भी और दूसरे घटक के मोलन से भी संबंधित किया जा सकता है। सेकंड आपका, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, यानी हमारे पास ये जो समीकरण आ रही है उसमें जो हमारा वाष्पदाब है ये रेखीय इक्वेशन के समान है। थर्ड हमारा, शुद्ध अवयव 1 एवं 2 के वाष्पदाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्पदाब अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता है, यानी शुद्ध अवयव 1 एवं 2 के वाष्पदाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का जो कुल वाष्पदाब है वो अवयव 1 के मूल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता है। अब हम किसी विलयन के लिए आंशिक दाब P1 या P2 का x1 या x2 के विरुद्ध आलेख, एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का अध्ययन करते हैं। तो किसी विलयन के लिए P1 या P2 का x1 तथा x2 के विरुद्ध आलेख रेखीय होता है। अभी हमने बताया था जो हमारी इक्वेशन आई है राउल्ट्स के लॉ में, वो कैसी इक्वेशन है, रेखीय इक्वेशन है। देखिए ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से आपको लग रही होगी। तो इस इक्वेशन को यदि आप देखो तो ये अवयव 1 का मूल प्रवाह है, यहाँ पर x1 कितना है 1 है, और x2 यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए उसको 0 दिखाया गया है। यदि इसके वाष्पदाब की बात करें, देखिए जो शुद्ध वाष्पदाब होता है वो अधिक होता है, और जब दूसरा विलयन उसमें मिला दिया जाता है या कोई अशुद्धि उसमें मिला दी जाती है तो वाष्पदाब में हमेशा कमी होती है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो तो ये विलयन जो x1 था उसकी मात्रा घटती चली जाती है और x2 की बढ़ती चली जाती है। तो x1 की तो घटकर 0 हो जाती है और x2 की बढ़कर 1 हो जाती है। तो जब इस ग्राफ में आप इधर चल रहे हो तो ऊपर जब आप इसके वाष्पदाब को देखते हो तो जहाँ x1 था वाष्पदाब क्या होगा P1 नॉट, ठीक है, जहाँ x1 था वहाँ वाष्पदाब क्या होगा P1 नॉट, ओके। तो P1 हमारा उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन पे जहाँ पर x2 है वहाँ पर वाष्पदाब क्या होगा P2 नॉट, जो दूसरा अवयव है वो अधिक वाष्पशील है, इसलिए इसका जो वाष्पदाब है वो अधिक है। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल वाष्पदाब ऊपर की तरफ जा रहा है,
टोटल वाष्प दाब कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो सेकंड अवयव है वो अधिक वाष्पशील है। तो अब यदि यहाँ पर राउल्ट के नियम के अनुसार एक रेखा खींच दी जाए तो वो कुल जो P टोटल है हमारा वो P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। यानी यदि इस ग्राफ को देखें आप, पहले x1 था केवल, और जैसे जैसे दूसरा अंश बढ़ता गया पहला अंश घट जाएगा तो x2 रह जाएगा। तो इन दोनों के अलग अलग ये जो वाष्प दाब हैं, कुल वाष्प दाब में यदि हम इन्हें परिवर्तित करते हैं तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब x1 का मान 1 होता है तो रेखा बिंदु P1 नॉट से होकर गुजरती है, जब x2 का मान 1 होता है तो रेखा बिंदु P2 नॉट से होकर गुजरती है। उसी प्रकार PT का x2 के विरुद्ध खींचा गया ग्राफ भी रेखीय है। ये और है यहाँ पे रेखीय, ये कर लीजिएगा, ठीक है से। अर्थात एक सरल रेखा होती है और PT का न्यूनतम मान, PT से मतलब टोटल दाब से है। टोटल दाब क्या था? P1 प्लस P2। PT का न्यूनतम मान P1 तथा अधिकतम मान P2 है। यहाँ पर विलयन के अवयव 1 व 2 की तुलना में कम वाष्पशील है। यहाँ पर विलयन का जो विलयन का अवयव, ये का कह सकते हैं, का अवयव 1 दूसरे अवयव की तुलना में कम वाष्पशील है, अर्थात P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। तो ये पूरे ग्राफ की विवेचना थी जो आपने स्टडी किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आदर्श विलयन की। देखिए, 2 प्रकार के विलयन होते हैं, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। तो हम यहाँ बात करेंगे आदर्श विलयन की कि आदर्श विलयन कौन से होते हैं। देखिए, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो ताप और दाब की सभी अवस्थाओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे आदर्श विलयन होते हैं, और जो पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब इनमें थोड़ी थोड़ी कंडीशंस हैं जो आगे आएंगी, तो पहले पढ़ लेते हैं। वे विलयन जो सांद्रता तथा ताप की हर स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे सभी विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं। यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो आदर्श विलयन। माना कोई विलयन 2 अवयवों से मिलकर बना है, अवयव A तथा अवयव B। यदि कोई विलयन निम्न सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन होता है। मान लो कोई विलयन है, उसमें 2 घटक हैं और वो निम्न शर्तों को पूरा करे। पहली क्या है जी? पहली वह विलयन राउल्ट के नियम का अनुसरण करना चाहिए जो निम्न प्रकार है, अर्थात निम्न शर्त को पूरा करना चाहिए। यानी टोटल दाब क्या होना चाहिए? P1 प्लस P2, राउल्ट के नियम को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, अवयव A और B के आयतन का योग इन दोनों से मिलकर बनने वाले विलयन के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात अवयवों के आयतन में तथा विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि जो हमारे पास 2 अवयव हैं उनसे मिलकर जो बनने वाला विलयन है, मान लीजिए पहले विलयन का आयतन 20 लीटर और दूसरे विलयन का आयतन 30 लीटर, तो बनने वाले विलयन का आयतन 50 लीटर होना चाहिए। वो आयतन ना तो बढ़ना चाहिए उस मात्रा से और ना ही घटना चाहिए। तो यानी आयतन में डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी 0। ये पहली कंडीशन है आदर्श विलयन के लिए, ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विलयन बनाने के लिए जब दोनों अवयवों को मिलाया जाता है तब एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो बनने वाला नया विलयन है वो ना तो ऊष्मा छेपी होना चाहिए और ना ही ऊष्मा शोषी होना चाहिए। यानी A और B जब आपस में रिएक्ट करें, आपस में मिक्स किए जाएं, तो वहाँ पर ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उनके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट है कि अवयवों के कणों के मध्य पाए जाने वाला बल विलयन के कणों के मध्य पाए जाने वाले बल के समान होता है, अर्थात AA तथा BB के मध्य आकर्षण का बल AB के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के समान ही होता है। मान लीजिए एक अवयव था हमारे पास AA और दूसरा अवयव था हमारे पास BB, इनके बीच में बंध है। अब जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो बंध बना हमारे पास AB, इसके बीच में बंध है। ये बंध इनके और इनके बंधों के समान ही है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। यानी कोई नया बंध यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए हमारे पास है हमारे CCl4 तथा SiCl4 का विलयन एक आदर्श विलयन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन, वे विलयन जो सभी ताप और
सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है। अनादर्श विलयन वे होते हैं जो नीचे दी गई चारों शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे नंबर 1, इस प्रकार के विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। पहली बात, उसके बिल्कुल अपोजिट चलना है, ठीक है। सेकंड है, जब कोई अवयव ए और बी मिलाकर बना होता है तो इन दोनों का कुल आयतन इन दोनों से बनने वाले विलयन के आयतन से हमेशा भिन्न होता है। यानी जब ए और बी को आप मिलाकर ए बी बनाते हैं तो आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। यानी डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। देखिए वहाँ भी हमने बोला तो ठीक, वो नॉट इक्वल जो आएगा वो अनादर्श विलयन के आएगा। वहाँ पर डेल्टा वी इक्वल टू जो होगा आदर्श विलयन के लिए वो 0 होगा, ठीक है। वहाँ बोला तो ठीक है लेकिन लिख गलत दिया है वहाँ, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा उसे। नंबर 3, जब अवयवों को मिलाकर कोई विलयन बनाया जाए और विलयन बनने से इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाए, अर्थात इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो, तो ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इस तरह का जो विलयन है वो अनादर्श विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विलयन के कणों के मध्य पाए जाने वाला जो बल है, यानी उसकी जितनी भी क्रियाएं थी वो सब उल्टी हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव था ए, दूसरा अवयव था बी, और जब उन्होंने तीसरा अवयव बनाया ए बी, तो इसके बल या तो उससे स्ट्रांग थे या उससे कम थे। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। जैसे CH3OH तथा जल का विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। देखिए अंतर देख लीजिए, वही सेम पॉइंट है। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है कि सांद्रता व ताप की सभी रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आदर्श, नहीं करेगा तो अनादर्श। एक अवयवी से मिलकर बनने वाले विलयन में न तो ऊष्मा उत्पन्न होगी न अवशोषित होगी, तो इसका मतलब डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है वो 0 होगी। लेकिन जो अनादर्श विलयन है, जब उन्हें मिक्स किया जाता है तो वहाँ पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या फिर शोषित होगी, यानी डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है वहाँ पर शून्य नहीं होगी। नेक्स्ट विलयन का कुल आयतन अवयवों के अलग अलग आयतन के योग के बराबर होता है। यानी जो बनने वाले विलयन का आयतन है वो उनमें मिक्स किए गए विलयनों के आयतन के योग के बराबर होगा। यदि वहाँ आप बात करोगे तो विलयन का कुल आयतन अवयवों के आयतन के योग से भिन्न होता है। नंबर 4 है कि शुद्ध अवयवों में अंतराण्विक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं विलयन के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के समान होती हैं। यानी जो अभिकारक हैं यहाँ एक तरीके से जो हमने स्टार्टिंग में विलयन 1 और 2 लिए उन्हें अभिकारक यदि हम मान लें और ए बी को यदि उत्पाद मान लें तो ए और बी के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हैं और बनने वाले नए यौगिक ए बी के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं वो समान होंगी, तो विलयन आदर्श। यदि ये क्रियाएं असमान हुई तो विलयन नॉन आइडल। उदाहरण में आपका बेंजीन टॉल्यूइन का विलयन आदर्श है, और यहाँ इथेनॉल व एसीटोन का जो विलयन है वो अनादर्श है। कारण इथेनॉल और एसीटोन में क्या है, हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। बंद पाए जाने से ये इन नियमों का पालन नहीं करते। तो इस प्रकार ये स्लाइड हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं आपके समझ में आई होगी। इस चैप्टर को ध्यान से सुनने के बाद यदि आप यहाँ तक पहुँचे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि कितने बच्चों ने इसको ध्यान से सुना है, उनकी समझ में आई है। जो भी प्रॉब्लम है आप व्यक्तिगत रूप से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।